अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट उम्मे उमैमा रुमान। आज जो टॉपिक मैं लेकर आई हूं आपके लिए वो है एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ के हवाले से। मैं कोशिश करूंगी कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो और इसी एक ही वीडियो में मैं आपको चारों जो मेजर एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ हैं उनका एक ओवरव्यू दे दूँ। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एजुकेशनल फ़िलासफ़ी असल में होती क्या है। एजुकेशनल फ़िलासफ़ी इज़ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ फ़िलासफ़ी दैट वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड टू इंटरेक्ट विद द एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। तो हम सिंपल वर्ड्स में अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि एजुकेशनल फ़िलासफ़ी जो है वो असल में फ़िलासफ़ी को एजुकेशन के प्रोसेस में यूज़ करने का नाम है। ठीक हो गया। हम ये भी कह सकते हैं कि एजुकेशन इज़ द एप्लीकेशन ऑफ फ़िलासफ़ी एंड फ़िलासफ़ी इज़ द थ्योरी ऑफ एजुकेशन। जैसा कि जेम्स रॉस ने बोला था कि फ़िलासफ़ी एंड एजुकेशन आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ये बहुत फेमस कोटेशन है, आप लोग इसको लर्न ज़रूर कीजिएगा। ये इंटरव्यू पर्पज़ के लिए भी और पेपर के लिए भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल प्रूव होगा। ठीक हो गया। अब मैं आप लोगों का टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगी और मैं एक ओवरव्यू दे दूँगी आपको चारों फ़िलासफ़ीज़ का। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेरिनियलिज़म की। जो पेरिनियलिज़म की फ़िलासफ़ी है इसको एवरलास्टिंग फ़िलासफ़ी भी कहा जाता है। ठीक हो गया। और ये ओल्ड फ़िलासफ़ी भी कहा जाता है इसको। ठीक हो गया। और अगर हम बात करें इसके एक्सपोनेंट्स की तो वो हचिन, मार्टिन, एडलर और बेंटिक। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ने बेंटिक का वर्ड क्यों यूज़ कर लिया, बेंटिक का नेम क्यों ले लिया इसमें, इन फ़िलासफ़ीज़ में। तो अगर आप बिफ़ोर पार्टीशन इंडो पाक हिस्ट्री देखें तो उसमें आपको याद होगा कि 1835 में बेंटिक रेजोल्यूशन दी थी बेंटिक ने, जिसमें और इसी ईयर में ही लॉर्ड मैकाले रिपोर्ट भी शाया हुई थी जिसमें इन्होंने कहा था कि 100 ग्रेट बुक्स पे इन्होंने वर्क किया था और इन्होंने कहा था अ सिंगल शेल्फ ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज़ बेटर देन द होल लिटरेचर ऑफ अरेबिक एंड पर्शिया और पर्शियन पर्शियन वर्ड यूज़ किया था या पर्शिया। ठीक हो गया। तो उन्होंने ये कहा था कि इंग्लिश की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे करिकुलम में, हमारी एजुकेशन के सिस्टम में, कि जो अगर हम 100 ग्रेट बुक्स को इकट्ठा कर लें तो उनकी सिर्फ एक शेल्फ में जितनी भी बुक्स हो सकती हैं वो ज़्यादा वैल्यूएबल हैं बनिस्बत मुसलमानों के या इंडो पाक के। बेशक उसमें हिंदूज़ थे या मुस्लिम्स थे या पर्शियंस थे या संस्कृत बोलने वाले थे या जो भी कम्युनिटीज़ वहाँ पे मौजूद थीं, उनके लिटरेचर से उन्होंने कहा था कि ये ज़्यादा वैल्यूएबल है। ठीक हो गया। इसमें उन्होंने ये बताया था कि इंग्लिश लिटरेचर और जो ओल्ड बुक्स थी उनकी वैल्यूज़ को उजागर किया था। और जो पेरिनियलिज़म की फ़िलासफ़ी है ये भी ओल्ड बुक्स और ओल्ड वैल्यूज़ की ही बात करती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बेंटिक का वर्ड यूज़ किया और एक बार नहीं, 2-3 बार नहीं, कई बार ये वर्ड जो है पीपीएससी के पेपर्स में भी यूज़ हुआ है कि बेंटिक जो हैं वो कौन सी फ़िलासफ़ी से रिलेट करते हैं। तो ये फ़िलासफ़ी है पेरिनियलिज़म की। ठीक हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं एसेंशियलिज़म पे। एसेंशियलिज़म की फ़िलासफ़ी जो है वो कोर करिकुलम पे इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ पे बात करती है। इसके एक्सपोनेंट्स की अगर बात करें तो हम कहते हैं कि ये विलियम बैगले, केंडाल, रिकओवर एंड कोपरमैन। जो इसके फाउंडर थे वो विलियम बेगले थे और केंडाल, रिकओवर एंड कोपरमैन जो थे ये इसके एक्सपोनेंट्स या प्रोपोनेंट माने जाते हैं। ठीक हो गया। ये कोर करिकुलम पे ज़रूरी चीज़ों पे बेस करती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद बात कर लेते हैं प्रोग्रेसिविज़म की। जो प्रोग्रेसिविज़म की फ़िलासफ़ी है ये असल में जॉन डेवी ने पेश की थी प्रैग्मेटिज़म से मुतासिर होकर। ठीक हो गया। इस पे फर्दर जो वर्क किया है वो विलियम किलपैट्रिक ने किया है और विलियम जेम्स ने किया है। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं रिकंस्ट्रक्शनलिज़म की। रिकंस्ट्रक्शनलिज़म की जो फ़िलासफ़ी है इसको रिफ़ाइंड प्रोग्रेसिविज़म भी कहा जाता है। पहले हम इसके जो सयाक़ व सबाक़ है उस पे नज़र डाल लेते हैं, इसके बैकग्राउंड पे नज़र डाल लेते हैं कि रिकंस्ट्रक्शनलिज़म की फ़िलासफ़ी असल में आई क्यों थी। आप देखें कि ये फ़िलासफ़ी जो है 20th सेंचुरी फ़िलासफ़ी भी कहलाती है और इस फ़िलासफ़ी में वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड वर्ल्ड वार सेकंड का एक अक्स मिलता है, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकंड के बाद जो लोगों में एंग्जाइटी थी, गुस्सा था और इस तरह की जितनी भी चीज़ें थी, उसके बाद एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की ज़रूरत थी। दुनिया में इस्तिलाहात या रिफ़ॉर्म्स लाने की ज़रूरत थी और ये फ़िलासफ़ी जो है उन्हीं रिफ़ॉर्म्स की बात करती है। और जो
सोशल इवल्स हैं उनको इरेडिकेट करने की बात करती है, मतलब उनको ख़त्म करने की बात करती है, और माशरे में रिफॉर्म्स लाने की बात करती है, और माशरे को बेटर माशरा बनाने पर जोर देती है। और इसकी जो मदर फ़िलासफ़ी है वो प्रोग्रेसिविज़म ही है, तो इसको इसलिए रिफ़ाइंड प्रोग्रेसिविज़म भी कहा जाता है। और क्योंकि ये माशरे में रिफॉर्म्स पर काम करती थी, तो इसलिए इसको रिकन्स्ट्रक्शनलिज़म भी कहा जाता है कि माशरे को अगेन रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाया जाए जिसके थ्रू सब लोग बराबर हों, और डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये फ़िलासफ़ी जो है वो सोचती है। ये मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया, अब हम इनकी डिटेल स्टडी करते हैं। अगर आपको ओवरव्यू चाहिए था तो आप यहीं पे वीडियो स्किप करके जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको डिटेल चाहिए तो फिर आप वीडियो को जो है मूव ऑन कर सकते हैं। अगर हम पेरेनियलिज़म की फ़िलासफ़ी की बात करें तो जो पेरेनियलिज़म है, ये वर्ड पेरेनियल से निकला है, जिसका मतलब है एवर लास्टिंग। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि हचिंस, एडलर, मार्टिन, ये सब जो हैं इसके प्रोपोनेंट्स हैं, और इस फ़िलासफ़ी का जो ओरिजिन है वो अमेरिकन है। मतलब ये फ़िलासफ़ी असल में अमेरिकन्स ने ही क्रिएट की है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि दिस फ़िलासफ़ी एम्फसिस द डिस्पाइट डिफरेंट एनवायरनमेंट ह्यूमन नेचर। ये फ़िलासफ़ी ये कहती है कि द ह्यूमन नेचर रिमेन्स द सेम, सो द एजुकेशन शुड बी सेम फॉर एवरीवन। वो ये कहते हैं कि इंसान बेशक उनकी रंग, नस्ल, उनका एरिया चेंज हो सकता है, लेकिन ह्यूमन नेचर जो है वो हमेशा सेम रहती है, इसलिए एजुकेशन भी सबके लिए सेम होनी चाहिए। तो इसका स्लोगन भी यही है कि ह्यूमन नेचर रिमेन्स द सेम, सो एजुकेशन शुड बी सेम फॉर एवरीवन। अगर इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये फ़िलासफ़ी जो है हायर मेंटल ऑर्डर स्किल्स पे, आइडियाज़ पे बेस करती है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये फ़िलासफ़ी जो है ज़्यादातर आइडियलिज़म पे बेस करती है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये जस्ट आइडियलिज़म पे ही बेस करती है। ये फ़िलासफ़ी जो है पेरेनियलिज़म की, ये बेसिकली आइडियलिज़म एंड रियलिज़म का मिक्सचर है। लेकिन रियलिज़म का रंग इसमें बहुत कम नज़र आता है और आइडियलिज़म का रंग बहुत ज़्यादा नज़र आता है। तो इसलिए लोग ये समझते हैं कि ये फ़िलासफ़ी बेसिकली डिपेंड करती है आइडियलिज़म पे। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें रियलिज़म की भी झलक हमें नज़र आती है। मैं आगे चल के आपको साथ साथ रिलेट करके बताऊँगी। अच्छा, अब ये फ़िलासफ़ी जो है स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स पे फ़ोकस करती है। स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स कौन-कौन सी? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लिटरेचर, फ़िलासफ़ी, हिस्ट्री, साइंस, इस तरह के सब्जेक्ट्स जो हैं उन पे बेस करती है। अब साइंस पे रियलिज़म फ़ोकस करती है ना ज़्यादा, और वोकेशनल वैल्यूज़ पे भी ज़्यादा रियलिज़म फ़ोकस करती है। तो ये फ़िलासफ़ी जो है वोकेशनल के हक़ में अगर नहीं है तो वोकेशनल के ख़िलाफ़ भी नहीं है। ठीक हो गया, मतलब वोकेशनल एजुकेशन के हवाले से इसमें बहुत ज़्यादा जो है डिस्कशन नहीं मिलती हमें इस फ़िलासफ़ी में, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये वोकेशनल एजुकेशन के ख़िलाफ़ है। ठीक हो गया, ये मोस्ट कंज़र्वेटिव है। ये कहती है कि हर इंसान जो है उसकी नेचर सेम होती है, तो एजुकेशन भी इनके लिए सेम होनी चाहिए। ये एवरलास्टिंग रियलिटी पर फ़ोकस करती है और मैटर पर यकीन करती है, लेकिन ओल्ड मैटर, ओल्ड वैल्यूज़, ओल्ड फैक्ट्स, ओल्ड थिंग्स, ठीक है? तो इस हवाले से हम कह सकते हैं कि इसमें थोड़ी-सी रियलिज़म की झलक है, क्योंकि रियलिज़म भी मटेरियल वर्ल्ड पर ही फ़ोकस करती है। और ये फ़िलासफ़ी जो है रीज़निंग को, मेमोरी को, मेमोराइज़ेशन को, स्पिरिचुअलिटी को जो है प्रमोट करती है, रैशनैलिटी को प्रमोट करती है, और ये कहती है कि लर्नर्स को भी रैशनैलिटी और स्पिरिचुअलिटी के लिए ही रेडी करना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये फ़िलासफ़ी जो है असल में किस चीज़ पे बेस करती है? ये फ़िलासफ़ी कहती है कि असल में एजुकेशन का जो अमल है वो ये है कि ओल्ड जनरेशन अपना सारा नॉलेज इन्फ्यूज़ कर दे न्यू जनरेशन में। कि जो ओल्ड जनरेशन के लोग हैं वो अपने सारे एक्सपीरियंसेस, अपने सारे नॉलेज, जितना कुछ उनके पास है वो अपनी नई जनरेशन को एज़ अ टीचर इनको कन्वे कर देना चाहिए। और ये इसका जो स्लोगन है एक ये भी है कि एजुकेशन इज़ नॉट इमिटेशन ऑफ लाइफ बट प्रिपरेशन फॉर इट। तो अब दो स्लोगन्स मैंने आपको पेरिनियलिज्म के बता दिए। ह्यूमन नेचर रिमेन्स द सेम, तो एजुकेशन शुड बी सेम फॉर एवरीवन। और दूसरा इसका स्लोगन है जी, एजुकेशन इज़ नॉट इमिटेशन ऑफ लाइफ बट प्रिपरेशन फॉर इट। इसी से मिलती जुलती एक और भी सेइंग है जो कि ये है कि एजुकेशन इज़ लाइफ इट्सेल्फ नॉट प्रिपरेशन फॉर इट। तो आपने इन दोनों को इंटरमिक्स नहीं कर देना। एजुकेशन इज़ लाइफ इट्सेल्फ बट एजुकेशन इज़ लाइफ इट्सेल्फ नॉट प्रिपरेशन फॉर इट जो है वो प्रोग्रेसिविज़म की अप्रोच है। लेकिन एजुकेशन इज़ नॉट इमिटेशन ऑफ लाइफ बट प्रिपरेशन फॉर इट जो है वो पेरेनियलिज्म की अप्रोच है। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये फ़िलासफ़ी जो है इंटेलेक्चुअल स्किल्स को, मोरल क्वालिटीज़ को और एंशिएंट स्कॉलर्स
पुराने स्कॉलर्स, कदीम फ़िलासफ़ी, कदीम स्कॉलर्स, कदीम बुक्स, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करती है। और ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन के हवाले से काम करती है, ये ईस्टर्न लोगों की के हवाले से बिल्कुल काम नहीं करती, क्योंकि इसका ओरिजिन जो है वो अमेरिका है। तो अमेरिका चूँकि वेस्ट में है, तो इसलिए ये वेस्टर्न लोगों के थिंकिंग्स पे ज़्यादा काम करती है और उन्हीं के लिए ही यूज़फुल है। अच्छा, इस फ़िलासफ़ी का एक और स्लोगन भी मुझे माइंड में आ रहा है, जो कि है बैक टू यूनिवर्सल ट्रूथ्स। अब हमने डिफरेंट वीडियोस में मैंने आपको बैक टू के वर्ड के साथ डिफरेंट वर्ड्स रिलेट करके बताए हैं। एक मैंने आपको बताया था बैक टू बेसिक्स, जो कि इसेंशियलिज़म की अप्रोच है। एक मैंने आपको बताया था बैक टू नेचर, जो कि नेचुरलिज़म की अप्रोच है। और अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि बैक टू यूनिवर्सल ट्रूथ्स। तो बैक टू यूनिवर्सल ट्रूथ का वर्ड जहाँ पे होगा तो वो पेरिनियलिज़म की अप्रोच होगी। ठीक हो गया। अगर इसके करिकुलम की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये फ़िलासफ़ी जो है ह्यूमन बीइंग को टीच करती है, और ये कहती है कि ह्यूमन बीइंग को इस तरह से टीच नहीं करना चाहिए कि दे आर मेयर मशीन्स, बल्कि इनको इस तरह से ट्रीट करना चाहिए कि दे आर ह्यूमन बीइंग्स। और ये लिटरेचर पे फोकस करती है, हिस्ट्री पे, फ़िलासफ़ी पे, साइंस, मैथ, म्यूज़िक, सोशल स्टडीज़, थियोलॉजी। सबसे मेन फोकस जो इस फ़िलासफ़ी का है वो है जी थियोलॉजी पे। हम दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि ये स्टडी ऑफ रिलीजन पे बहुत ज़्यादा और अगर हम बात करें इसके करिकुलम की, तो ये करिकुलम के हवाले से ये बात करती है कि जो ह्यूमन नेचर है वो सेम रहती है, और इसलिए एजुकेशन जो है वो सबके लिए सेम होनी चाहिए, और इंसान को इंसान समझ के ही पढ़ाना चाहिए, इंसान को मशीन समझ के पढ़ाना नहीं चाहिए। अगर इसके डिसिप्लिन की बात करें तो ये स्टूडेंट्स के फ्री एजुकेशन के ख़िलाफ़ है, उनको आज़ादी देने के ख़िलाफ़ है, उनको पनिशमेंट देने के भी हक़ में है और रिवार्ड देने के हक़ में भी है। अब आइडियलिज़म से ये थोड़ी सी इसलिए डिफरेंट है क्योंकि आइडियलिज़म की जो अप्रोच है वो जस्ट पनिशमेंट पे फोकस करती है, और जो रियलिज़म की फ़िलासफ़ी है वो रिवार्ड पे फोकस करती है। तो इसमें दोनों ही आंसर हमें मिलते हैं, पनिशमेंट और रिवार्ड का। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आइडियलिज़म और रियलिज़म दोनों का मिक्सचर है, लेकिन ज़्यादा फोकस इसका आइडियलिज़म वाली साइड पे है, इसका झुकाव ज़्यादा आइडियलिज़म वाली साइड पे है। हल्की फुल्की हमें झलक मिल जाती है रियलिज़म की। ठीक हो गया। अगर इसके टीचिंग मेथड्स की बात करें तो ये ज़्यादातर ग्रेट बुक्स को रीड करने पे फोकस करती है। ये क्वेश्चन आंसर मेथड यानी कि सोक्रेटिक डायलॉग्स जो थे उन पे ज़्यादा फोकस करती है, डिस्कशन मेथड यूज़ करती है। और ये टीचर को जो है, अगर रोल ऑफ़ टीचर की बात करें तो ये टीचर को फॉर्मल अथॉरिटी बनाती है ये फ़िलासफ़ी, और ये फ़िलासफ़ी जो है 3 आर्स पे भी बेस करती है। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैंने आपको एक बार बताया था कि एक फ़िलासफ़ी ऐसी है जो 3 एज पे बिलीव करती है, वो कौन सी फ़िलासफ़ी है? वो नेचुरलिज़्म है या एग्जिस्टेंशियलिज़्म है? और आपने इसको ये याद रखना है कि पेरिनियलिज़्म की जो फ़िलासफ़ी है वो 3 आर पे बेस करती है, मतलब रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। ठीक हो गया? उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी टाइप ऑफ पेरिनियलिज़्म की, जो कि 2 हैं, एक रिलीजियस है और एक सेक्युलर है। जो रिलीजियस है आप सिंपली कह सकते हैं कि ये ज़्यादातर फोकस करती है रिलीजियस स्टडीज़ पे। ठीक हो गया। स्पिरिचुअलिज़म का एस्पेक्ट्स मिलता है हमें इसमें, और सेक्युलर जो है वो दुनियावी अलूम के बारे में डिस्कस करती है। तो हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि जो रिलीजियस पेरिनियलिज़म है वो आइडियलिज़म की अप्रोच है, और जो सेक्युलर पेरिनियलिज़म है वो रियलिज़म की अप्रोच है। अब मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगी और नेक्स्ट मूव ऑन करूँगी इसेंशियलिज़म की फ़िलासफ़ी की तरफ। इसेंशियलिज़म की जो फ़िलासफ़ी है इसको सब्जेक्ट प्लस टीचर सेंटर्ड भी कहा जाता है, और इसेंशियलिज़म की जो फ़िलासफ़ी है ये वो वाहिद फ़िलासफ़ी है जिसको टीचर एंड सब्जेक्ट सेंटर्ड दोनों सेंटर्ड की फ़िलासफ़ी माना जाता है। ये आपने कभी भी नहीं भूलना, ये अक्सर पेपर्स में क्वेश्चन आया होता है कि जो इसेंशियलिज़म कौन सी फ़िलासफ़ी ऐसी है जो बेस करती है सब्जेक्ट एंड टीचर सेंटर्ड पे, तो वो इसेंशियलिज़म की फ़िलासफ़ी है। मैंने आपको पहले बता दिया कि विलियम बेगले, केंडाल, रिकोवर, कॉपरमैन ये सब इसके एक्सपोनेंट्स हैं। और अगर इसके मीनिंग की बात करें इसेंशियल, तो इसेंशियल का मतलब है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग या एक्सट्रीमली यूज़फुल थिंग। ठीक हो गया। इसका ओरिजिन भी अमेरिकन ही है। ठीक हो गया। आपको जितनी भी एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ मिलती हैं, आपने बस ये याद रखना है कि ये एजुकेशनल फ़िलासफ़ी सारी की सारी जो हैं वो अमेरिकन ओरिजिन से ही बिलोंग करती हैं। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये फ़िलासफ़ी एम्फसिस करती है कोर नॉलेज या यूज़फुल नॉलेज पे, ठीक है? और नीड बेस्ड है ये, और सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड वे में ये वर्क करती है। नीड बेस्ड किस तरह से कि जो उस वक्त की ज़रूरत है, जो प्रेजेंट ईरा की ज़रूरत है, बस वही हमारी रियलिटी है, वही हमारी एजुकेशन है, वही हमारा सिलेबस है, वही हमारा करिकुलम है। ठीक हो गया। अगर इसके स्लोगन की बात करें
हैं तो ये इसका स्लोगन है जी, बैक टू बेसिक्स। अब आप ज़रा याद करें कि मैंने आपको पेरिनियलिज्म का कौन सा स्लोगन बताया था, बैक टू यूनिवर्सल ट्रूथ्स। और अगर मैं कहूँगी बैक टू नेचर तो वो होगी नेचुरलिज्म की फ़िलासफ़ी। और अब मैंने एक वर्ड बोला है बैक टू बेसिक्स, तो ये है एसेंशियलिज्म की फ़िलासफ़ी। अगर हम इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात करें तो ये मेंटल डिसिप्लिन पे, सेल्फ डिसिप्लिन की जो कीवर्ड था वो मैंने कौन सी फ़िलासफ़ी के साथ आपको रिलेट करवाया था, ज़रा थोड़ी देर सोचें और फिर मुझे आंसर दें। आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि सेल्फ डिसिप्लिन की जो फ़िलासफ़ी थी वो रियलिज़म की फ़िलासफ़ी थी, इनर डिसिप्लिन या सेल्फ रियलाइजेशन की जो फ़िलासफ़ी थी वो आइडियलिज़म की फ़िलासफ़ी थी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो फ़िलासफ़ी थी वो एग्जिस्टेंशियलिज़म की फ़िलासफ़ी थी। ठीक हो गया। और अब हम बात कर रहे हैं मेंटल डिसिप्लिन की, तो मेंटल डिसिप्लिन जो है वो एसेंशियलिज़म की अप्रोच है। ठीक हो गया। अच्छा, मैं एक और बात आपको बताना बिल्कुल भूल गई कि एसेंशियलिज़म की जो फ़िलासफ़ी है ये भी मिक्सचर है आइडियलिज़म एंड रियलिज़म का। लेकिन इसमें और पेरिनियलिज़म में डिफरेंस ये है कि जो पेरिनियलिज़म की फ़िलासफ़ी है वो ज़्यादा फोकस करती है आइडियलिज़म पे और थोड़ी सी झलक हमें रियलिज़म की मिलती है, जबकि जो एसेंशियलिज़म की फ़िलासफ़ी है उसमें ज़्यादातर हमें रियलिज़म पर फोकस मिलता है और जो कम इम्पोर्टेंस ये देते हैं ये आइडियलिज़म को देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें आइडियलिज़म की अप्रोच जो है वो डिस्कस नहीं की गई, इसमें भी आइडियलिज़म का रंग हमें थोड़ा बहुत मिलता है। ठीक हो गया। ये जो है सब्जेक्ट मैटर पे, स्किल्स पे बेस करती है, मतलब ये फ़िलासफ़ी जो है वोकेशनल वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस देती है, वोकेशनल नॉलेज को इम्पोर्टेंस देती है। लेकिन क्यों? क्योंकि इसका ओरिजिन जो है वो रियलिज़म की फ़िलासफ़ी है, तो इसलिए ये वोकेशनल स्किल्स पे फोकस करती है। ठीक हो गया। ये फ़िलासफ़ी जो है हेल्प करती है ह्यूमन बीइंग्स को कि वो जो है अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, मतलब लिव वेल, इसका स्लोगन है लिव वेल। और ये ह्यूमैनिटी की रियलिटी है, मतलब ये रियलिटी ये कहती है कि जो ह्यूमैनिटी है दैट इज़ द मेन रियलिटी। अगर इंसानियत ख़त्म हो जाती है तो फिर पीछे कुछ भी नहीं बचता। ठीक है। और ट्रेडिशन से ये अपने वैल्यूज़ लेती है, ये फ़िलासफ़ी ज़्यादातर ट्रेडिशन से, मतलब जिस भी इलाके की जो ट्रेडिशंस हैं वो उस इलाके की एसेंशियल फ़िलासफ़ी हो जाएगी। ठीक हो गया। और ये फ़िलासफ़ी जो है सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनको रोल मॉडल बनाने पे काम करती है, लर्नर्स को वैल्यूएबल मेंबर ऑफ सोसाइटी बनाने पे जोर देती है। अगर इसके ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन की बात करें तो ये फ़िलासफ़ी जो है लर्नर्स को इस काबिल बनाती है कि वो मॉडर्न सोसाइटी में अच्छे इंडिविजुअल के तौर पर सामने आए। ठीक हो गया। और ये स्टूडेंट्स को ट्रेन करती है रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लॉजिकली कंप्यूट करने के लिए भी, मतलब लॉजिकली उनको बेटर बनाने की और लोगों के साथ मुकाबला करने के लिए भी, मतलब दूसरे इंडिविजुअल्स जो कि लॉजिकली परफॉर्म कर रहे थे उनके साथ compete करने के लिए भी तैयार करती है। मतलब हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि ये फ़िलासफ़ी रियलिज़म एंड आइडियलिज़म का मिक्सचर हो जाएगी। अगर हम इसके करिकुलम की बात करें तो ये कोर करिकुलम, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स, टेक्नोलॉजी। अक्सर लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि मैम कंप्यूटर कौन सी एजुकेशन में आएगा, तो कंप्यूटर जो है इसेंशियल फ़िलासफ़ी के अंडर फॉल करेगा। क्यों? क्योंकि ये वो वाहिद फ़िलासफ़ी है जो टेक्नोलॉजी को प्रमोट करती है। ठीक है, बज़ाते खुद प्रमोट करती है। अब अगर आप लोग ये कहें कि क्या प्रोग्रेसिविज़्म नहीं करती प्रमोट, तो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि प्रोग्रेसिविज़्म जो है वो कहती है कि ट्रुथ इज़ दैट विच वर्क्स, जो चीज़ काम करती है वो ट्रुथ है। तो अब आजकल की ज़रूरत अगर टेक्नोलॉजी है तो प्रोग्रेसिविज़्म जो है वो टेक्नोलॉजी पे फोकस करेगी, लेकिन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत अगर वक्त के हिसाब से ख़त्म हो जाती है तो प्रोग्रेसिविज़्म की अप्रोच कभी भी उसको फोकस नहीं करेगी। लेकिन एसेंशियलिज़्म की अप्रोच वो अप्रोच है जो हर दौर में टेक्नोलॉजी को प्रमोट करेगी। और मैथ पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करती है, लिटरेचर पे करती है, नेचुरल साइंसेस पे करती है, फॉरेन लैंग्वेजेस पे करती है, डिफरेंट लैंग्वेजेस पे करती है, मदर लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, नॉलेज एक्विजिशन, लैंग्वेज लर्निंग, इन सब चीज़ों पे ये फ़िलासफ़ी जो है वो फोकस करती है। ये तो हो गया इसका करिकुलम। अब अगर इसके डिसिप्लिन की बात करें तो ये फ़िलासफ़ी जो है टीचर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है और सब्जेक्ट को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है और स्टूडेंट्स को ये पैसिव लर्नर के तौर पर वर्क करवाती है। और अगर रोल ऑफ टीचर की बात करें तो ये ज़ाहिर है टीचर सेंटर्ड फ़िलासफ़ी है, तो टीचर यहाँ पे एज अ फॉर्मल अथॉरिटी वर्क करता है। टीचर जो है वो रैशनल बीइंग के तौर पे वर्क करता है, एक रोल मॉडल के तौर पे वर्क करता है और स्टूडेंट्स जो हैं उसको फॉलो करते हैं और उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। अगर टीचिंग मेथड्स की बात करें तो ये फ़िलासफ़ी भी सोक्रेटिक मेथड, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस कौन सी होती हैं, मतलब बग़ैर लिए दिए सीधी बात
डायरेक्ट वे में स्टूडेंट्स तक पहुंचा देना, मतलब इधर उधर की बातें नहीं छेड़नी, डायरेक्ट बात कर देनी है, ठीक है। लेक्चर मेथड पे फोकस करती है ये फ़िलासफ़ी। रेसिटेशन मेथड पे फोकस करती है। रोट लर्निंग को, ये फ़िलासफ़ी रोट लर्निंग को कहीं ना कहीं प्रमोट करती है। हालांकि ये राइट नहीं है, ये चीज़ गलत है, लेकिन ये फ़िलासफ़ी थोड़ा बहुत रोट लर्निंग पे भी वर्क करती है। अब हम मूव ऑन करते हैं प्रोग्रेसिविज़म की तरफ। प्रोग्रेसिविज़म की जो फ़िलासफ़ी है, इसकी टोटली अप्रोच जो है इंडक्शन पे है, इंडक्टिव बेस्ड फ़िलासफ़ी है। साइंटिफिक मेथड पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है। अगर हम बात करें इसके ओरिजिन पर, इसकी एटमोलॉजी पर, तो हम कह सकते हैं कि ये फ़िलासफ़ी एक ऐसे वर्ड से निकली है जो कि प्रैग्मा है, और प्रैग्मा का मीनिंग होता है एक्शन। तो इसलिए ये एक्शन बेस्ड फ़िलासफ़ी है। अगर इसके एक्सपोनेंट्स या प्रोपोनेंट्स की बात करें तो इसके जो फाउंडर हैं वो जॉन डेवी हैं, और मज़ीद इस पे वर्क किया विलियम किलपैट्रिक, विलियम जेम्स ने। ये भी अमेरिकन फ़िलासफ़ी है, ठीक है। अब तक जितनी हमने एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ पढ़ी हैं वो अमेरिकन ही हैं, और तकरीबन सारी ही एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ जो हैं वो अमेरिकन ओरिजिन पे बेस करती हैं। अगर इस फ़िलासफ़ी की हम डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये फ़िलासफ़ी जो है लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस करती है। दिस इज़ द फ़िलासफ़ी दैट एम्फसाइजेज़ ऑन द लर्निंग बाय डूइंग एंड मेक द चिल्ड्रन बेस्ट फेलोज ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। ये मैंने अपने वर्ड्स में आप लोगों को बता दिया है, आप खुद से भी इसको इलाबोरेट कर सकते हैं। ये फिलॉसफी कहती है कि द सेंटर ऑफ ग्रेटिविटी इज चाइल्ड। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, दिस फिलॉसफी सेज दैट द सेंटर ऑफ ग्रेटिविटी इज चाइल्ड, मतलब मेन फोकस जो है वो चाइल्ड पे है। तो हम कह सकते हैं, बल्कि हम क्या कह सकते हैं, ये एक बरमला यकीन वाली बात है कि प्रोग्रेसिविज्म की जो अप्रोच है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, इसलिए इसको चाइल्ड सेंटर्ड फिलॉसफी भी कहा जाता है, ठीक है। अगर इसके डिफरेंट नेम्स की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये फिलॉसफी जो है, इसका दूसरा नेम एक्सपेरिमेंटलिज्म, इंस्ट्रूमेंटलिज्म, फंक्शनलिज्म, ठीक है। इस तरह के सारे वर्ड्स जो हम प्रैग्मेटिज्म के लिए यूज़ करते हैं ना, वो सारे प्रोग्रेसिविज्म के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। अगर इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात करें तो इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ये हैं कि लर्नर्स जो हैं उन पे ज़्यादा फोकस दिया जाएगा। हमारा सिलेबस ही वही होगा जो कि लर्नर्स के लिए एट द पिंच ऑफ टाइम यूज़फुल होगा, जिसमें एक्टिविटीज़ शामिल होगी और लर्नर को जो है सोशल बीइंग बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। और ये फ़िलासफ़ी जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर वर्क करती है, मतलब ये फ़िलासफ़ी ये कहती है कि एक लर्नर की मेंटल अप्रोच डिफरेंट है, उसका माहौल डिफरेंट है, उसकी फैमिली डिफरेंट है, उसका सब कुछ डिफरेंट है, तो हमें उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर वर्क करना चाहिए। हमें इक्वालिटी के प्रिंसिपल पर बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, बल्कि हमें इक्विटी के प्रिंसिपल पर चलना चाहिए। अब जो पेरेनियलिज्म की फ़िलासफ़ी है वो इक्वालिटी पे बेस करती है, क्योंकि वो कहती है कि all the nature of the human being is same, so the education should be same for all, मतलब हर इंसान बराबर है तो उसके लिए एजुकेशन भी बराबर होनी चाहिए। तो इसका मतलब है वो इक्वालिटी पे बेस करती है। लेकिन ये फ़िलासफ़ी जो प्रोग्रेसिविज़म की फ़िलासफ़ी है वो ये कहती है कि हर ह्यूमन बीइंग जो है उसका मेंटल लेवल, उसका आईक्यू लेवल, उसका ईक्यू लेवल, उसका इन्वायरमेंट सब कुछ चेंज है, तो हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे काम करना चाहिए और हमें इक्विटी के प्रिंसिपल पे वर्क करना चाहिए। अब इक्विटी का प्रिंसिपल क्या है? इक्विटी का प्रिंसिपल ये है कि जितनी जिसको ज़रूरत है, जो जिसका वीकेस्ट एरिया है, उसको उसी वीकेस्ट एरिया के हिसाब से उतनी ही नॉलेज प्रोवाइड की जाए जो उसकी ज़रूरत है, यानी स्टूडेंट पे ज़्यादा बर्डन नहीं डालना चाहिए। ये फ़िलासफ़ी जो है मेंटल ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा वर्क करती है, लर्निंग बाय डूइंग पे करती है, स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट, नीड्स, ग्रोथ्स, इन चीज़ों पे वर्क करती है। और फिज़िकल ग्रोथ तो ज़ाहिर एक्टिविटी से होती ही होती है, लेकिन मेन फोकस इसका मेंटल ग्रोथ पे है थ्रू इंडक्टिव अप्रोच, ठीक हो गया। ये कहती है फ़िलासफ़ी कि कंटिन्यूसली चेंजिंग प्रोसेस जो है वही हमें इवोक करता है एक्शन परफॉर्म करने पे, ठीक हो गया। और इसका एक स्लोगन बहुत ज़बरदस्त है जो कि है स्कूल शुड रन ऑन डेमोक्रेटिक लाइंस। और कई बार ये पीपीएससी के पेपर्स में रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि स्कूल शुड रन ऑन डेमोक्रेटिक लाइंस रिलेट टू विच फिलॉसफी, तो इसका आंसर है प्रोग्रेसिविज्म की फिलॉसफी। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि इसका आंसर प्रैग्मेटिज्म भी तो हो सकता है। आपके हिसाब से बिल्कुल हो सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक वर्ड स्कूल का यूज़ हुआ है तो आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये प्रैग्मेटिज्म की फ़िलासफ़ी है। आपने बिल्कुल भी इंटरमिक्स नहीं करना, क्योंकि प्रोग्रेसिविज़म जो है वो एजुकेशनल फ़िलासफ़ी है, तो अगर स्कूल का वर्ड यूज़ हुआ है तो फिर एजुकेशनल फ़िलासफ़ी को ही प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैग्मेटिज्म की जो अप्रोच है वो एक जनरल फ़िलासफ़ी है।
ठीक हो गया। और इसका एक और स्लोगन, एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ नॉट प्रिपरेशन फॉर इट, जो कि आप लोगों को स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है। अगर इसकी ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन की बात करें तो ये जो फ़िलासफ़ी है स्टूडेंट्स को इंटेलिजेंट बनाने के लिए यूज़ होती है और प्रॉब्लम सॉल्वर बनाती है और यूज़फुल मेंबर ऑफ़ द सोसाइटी बनाने पे भी वर्क करती है और सोशल अवेयरनेस भी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ये फ़िलासफ़ी ग्रुप लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है, स्टूडेंट इंटरेस्ट्स की बात करती है एंड सो ऑन, और वोकेशनल ट्रेनिंग जैसे हो गई और इस तरह की सारी चीज़ें। अगर इसके डिसिप्लिन की बात करें तो ये चाइल्ड सेंटर्ड है और स्टूडेंट्स को एक्टिव बनाती है। टीचर जो है जस्ट अ हेल्पर या फैसिलिटेटर या डेलीगेटर वर्क करता है। ठीक हो गया। टीचर का रोल भी मैंने आपको बता दिया। अब टीचिंग मेथड की बात करें तो ये फ़िलासफ़ी जो है ग्रुप वर्क, कोऑपरेटिव लर्निंग, प्रोजेक्ट मेथड, लर्निंग बाय डूइंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड या साइंटिफिक मेथड, रोल प्ले। एक वर्ड मैंने आपको बोला था प्ले वे, जो प्ले वे है वो नेचुरलिज्म की अप्रोच है और रोल प्ले जो है वो प्रैग्मेटिज्म या प्रोग्रेसिविज्म की अप्रोच हो जाएगी। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें मज़ीद इस फ़िलासफ़ी की तो हम कह सकते हैं कि ये फ़िलासफ़ी जो है इसकी मदर फ़िलासफ़ी प्रैग्मेटिज़म है। तो जितनी वैल्यूज़ जितना फ़ोकस हमें जिस चीज़ का फ़ोकस जिस चीज़ पे मिलता है प्रैग्मेटिज़म में, तो वही सेम हमें प्रोग्रेसिविज़म में ही मिलता है। और प्रोग्रेसिविज़म और प्रैग्मेटिज़म को हम कह सकते हैं कि ये दोनों इंटर एक्सचेंजेबली मतलब एक दूसरे के तौर पे भी यूज़ किए जा सकते हैं। मतलब सम टाइम हम प्रोग्रेसिविज़म के लिए प्रैग्मेटिज़म का वर्ड भी यूज़ कर लेते हैं और प्रैग्मेटिज़म के लिए प्रोग्रेसिविज़म का वर्ड भी यूज़ कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रिकंस्ट्रक्शनलिज़म की। तो जो रिकंस्ट्रक्शनलिज़म की फ़िलासफ़ी है इसको रिफाइंड प्रोग्रेसिविज़म भी कहा जाता है, रिफाइंड प्रोग्रेसिविज़म। तो रिकंस्ट्रक्शन के वर्ड से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है तामीर करना और रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है दोबारा तामीर करना। तो मैंने पहले भी आपको जो मैंने आपको छोटा सा एक ओवरव्यू दिया है वीडियो के स्टार्ट में, उसमें मैंने आपको बता दिया है कि वर्ल्ड वार सेकंड के बाद क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की ज़रूरत थी तो ये फ़िलासफ़ी जो है बेसिकली उसी चीज़ पे वर्क करती है। अगर इसके एक्सपोनेंट्स की हम बात करें तो इस फ़िलासफ़ी के जो फाउंडर हैं वो थियोडोर ब्रैमाल्ड हैं। ठीक हो गया। फर्दर इस पे वर्क किया है जॉर्ज काउंट्स और पाउलो फ्रेरे। जॉर्ज काउंट्स, पाउलो फ्रेरे, थियोडोर ब्रैमाल्ड। ठीक हो गया। और ये फ़िलासफ़ी भी अमेरिकन ओरिजिन से ही रिलेट करती है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि दिस फ़िलासफ़ी एम्फसिस द एड्रेसिंग ऑफ सोशल क्वेश्चंस, सोशल इवल्स, सोशल रिफॉर्म्स। ठीक हो गया। एंड क्वेस्ट टू क्रिएट अ बेटर सोसाइटी एंड वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेसी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक हो गया। और रिकंस्ट्रक्ट द सोसाइटी। अब जितने भी इसके कीवर्ड्स थे वो मैंने इसी डेफिनेशन में आपको बता देने की कोशिश की है। ठीक हो गया। अब अगर इसके स्लोगन की बात करें तो ये फ़िलासफ़ी कहती है रिफॉर्म्स आर नेसेसरी इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। मतलब हमें अपनी पूरी ज़िंदगी में रिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ती रहती है। ठीक हो गया। और ये फ़िलासफ़ी जो है 5 बेसिक प्रिंसिपल्स पे वर्क करती है जो कि रियलिटी, ठीक हो गया, रियलिटी ऑफ द रेवोल्यूशन। ठीक है। अब आपने वो एवर लास्टिंग रियलिटी नहीं समझ लेनी, रियलिटी ऑफ द रिवोल्यूशन, डेमोक्रेसी पे, सिलेक्टिविटी पे, कोहेरेंस पे और डेमोक्रेसी पे। ठीक है। इन 5 चीज़ों पे ये फ़िलासफ़ी बहुत ज़्यादा बेस करती है और ये कहती है कि रेवोल्यूशंस इज़ द कंप्लीट चेंज। अगर हम माशरे में चेंज ला सकते हैं, बिगाड़ को ख़त्म करके एक न्यू चेंज ला सकते हैं जो कि पॉजिटिव हो, तो यही असल रियलिटी है। ठीक है। और वो ये कहती है कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए। अब डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी जो है एक ऐसा वे ऑफ गवर्नेंस है जिसमें जो इंडिविजुअल्स हैं, मतलब जो मैसेज हैं, आम लोग हैं, वो अपनी गवर्नमेंट को सिलेक्ट करते हैं ताकि कोहेरेंस कायम रहे, मतलब भाईचारा कायम रहे। ठीक है। और ये यूनिफाइड होल की बात करती है, यूनिफाइड वर्ल्ड की बात करती है। ये कहती है कि मतलब जो ये दुनिया है ये एक हाथ की तरह है। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ डेली लाइफ से कि ये दुनिया जो है एक हाथ की तरह है और अगर इसकी एक उंगली को तकलीफ़ होगी तो पूरे हाथ को तकलीफ़ होगी।
तो इस बेसिक प्रिंसिपल पे ये फ़िलासफ़ी इसलिए कहती है कि वर्ल्ड वाइड ऑर्डर होना चाहिए, मतलब सिंगल वर्ड होनी चाहिए, सबके दिलों में एक दूसरे के लिए सिंपैथी का जज्बा होना चाहिए। ठीक है, ये फ़िलासफ़ी भी टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है, ये सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए काम करती है। ये डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है। ठीक है, ये कहती है कि डेमोक्रेसी इज़ द ओनली ट्रुथ, डेमोक्रेसी इज द ओनली रियलिटी, रिफॉर्म्स आर नेसेसरी इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। ठीक हो गया। ये फिलॉसफी जो है कल्चर और सोसाइटी को बेटर सोर्स ऑफ वैल्यूज प्रोवाइड करने पे काम करती है। मतलब ये कहती है कि जो सोसाइटी है उसमें रिफॉर्म्स होनी चाहिए, उसमें जो बेस्ट उस टाइम की वैल्यूज़ हैं वो ज़रूर मौजूद होनी चाहिए। और अगर इसके ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन की बात करें तो ये स्टूडेंट्स को सोशल रिवोल्यूशन के लिए और इरेडिकेशन ऑफ सोशल इल्स, सोशल प्रॉब्लम्स के लिए तैयार करती हैं। मतलब जो हमारे माशरे में जितनी भी बुराइयां हैं उनका जड़ से ख़ात्मा करने के लिए, बेशक वो नेपोटिसी हो, बेशक वो करप्टेंसी हो, बेशक वो करप्शन हो, बेशक वो मतलब फ्रस्ट्रेशन हो, या जिस तरह की भी सोशल इवल्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए और सोसाइटी में रेवोल्यूशन लाने के लिए तैयार करती है। ठीक हो गया। और ये फ़िलासफ़ी जो है सोशल प्रॉब्लम्स जैसे कि हंगर, टेररिज्म, वायलेंस, इन चीज़ों को इरेडिकेट करने के लिए भी तैयार करती है। और इस फ़िलासफ़ी को सक्सेसर ऑफ प्रोग्रेसिविज़म भी कहा जाता है। जैसे इसको रिफाइंड प्रोग्रेसिविज़म कहा जाता है, वैसे ही इसको सक्सेसर ऑफ प्रोग्रेसिविज़म भी कहा जाता है। अगर इसके ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन की बात करें तो ये फ़िलासफ़ी जो है स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करती है रिवोल्यूशन के लिए और सोशल इवल्स को ख़त्म करने के लिए। ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। फिर ये सोसाइटी को रिकन्स्ट्रक्ट करने की बात करती है, मतलब जो बुराइयां हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए और दोबारा तामीर किया जाए सोसाइटी की वैल्यूज़ को, सोसाइटी के रूल्स को, नॉर्म्स को। ठीक हो गया। ये फ़िलासफ़ी जो है अगर इसकी करिकुलम की बात करें तो इसका करिकुलम जो है सिविक एजुकेशन। सिविक एजुकेशन क्या होती है? सोशल एजुकेशन, मतलब सोशल साइंसिस के सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है। ये सोशल प्रॉब्लम्स पे वर्क करती है, ये डेमोक्रेटिक लाइंस पे वर्क करती है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो रिकन्स्ट्रक्शनलिज्म का सिलेबस है वो इस पूरी दुनिया को एक सिंगल क्लासरूम पे लाने की कोशिश करता है, क्योंकि ये कहता है कि एक ही वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए, पूरी दुनिया को मुत्तहिद होना चाहिए। तो इसलिए इसका जो क्लासरूम होता है उसमें जो टीचर होता है वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि पूरी दुनिया के जो मेन इश्यूज़ हैं उसको क्लास में डिस्कस किया जाए। ठीक हो गया। अगर इसके डिसिप्लिन की बात करें तो ये फ़िलासफ़ी जो है चाइल्ड सेंटर्ड है, स्टूडेंट्स एक्टिव हैं और टीचर जो है वो डेलीगेटर या फैसिलिटेटर है। अगर इसके टीचिंग मेथड की बात करें तो ये फ़िलासफ़ी डायलॉग्स, डायलैक्टिक मेथड, क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब डिडक्शन पर भी थोड़ा बहुत फोकस करती है, लेकिन डिडक्शन पर कैसे? इंडक्शन के थ्रू। ठीक हो गया। प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करती है और कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करती है। क्यों कोऑपरेटिव लर्निंग की बात क्यों करती है? क्योंकि वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड वर्ल्ड वार सेकंड के बाद लोग जो है उनमें एंग्जाइटी थी, वो एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते थे, वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो गए थे, कौमें अलग अलग हो गई थी। तो इसलिए ये फ़िलासफ़ी जो है कहती है कि स्टूडेंट्स को कोऑपरेटिव लर्निंग पे उभारा जाए ताकि दुनिया में जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको बेटर किया जा सके, अच्छी रिफॉर्म्स लाई जा सकें, अच्छी वैल्यूज़ क्रिएट की जा सकें। ठीक हो गया। और एक बार एंड में मैं आपको फिर बता देती हूँ कि जो आइडियलिज़म और पेरिनियलिज़म जो है वो आइडियलिज़म और रियलिज़म का मिक्सचर है। जो एसेंशियलिज़म है वो भी आइडियलिज़म और रियलिज़म का मिक्सचर है। जो प्रोग्रेसिविज़म है वो प्रैग्मेटिज़म की अप्रोच है। और जो रिकन्स्ट्रक्शनलिज़म है वो बेसिकली बेस करती है प्रोग्रेसिविज़म के अप्रोच पे, यानी हम डिफरेंट वर्ड्स में कह सकते हैं कि प्रैग्मेटिज़म की अप्रोच है। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो में आपको जितनी डिटेल मुझे पता थी इन फ़िलासफ़ीज़ के बारे में मैं आप लोगों के साथ सारी शेयर करूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और नेक्स्ट जो है मैं आपको माइनर फ़िलासफ़ीज़ के बारे में भी बताऊँगी और इस्लामिक फ़िलासफ़ीज़ पे भी इंशाल्लाह मैं आपको एक वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।